नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी का सिलेबस हमारा चल रहा है जिसमें 9th 10th हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अदर टॉपिक, चाहे वो ग्रामर के हों या हिंदी के हों, हिंदी साहित्य के हों या फिर उत्तराखंड साहित्यकार हों, कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस जो हैं मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। आप उनको भी जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने कई टॉपिक जो है क्लियर करवाए हैं। तो चलिए, आज हम 11th के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। इसमें अगला हमारा टॉपिक है दुष्यंत कुमार। दोस्तों, यदि आपने पिछला एलटी का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर एक इनके द्वारा लिखित 2 पंक्तियाँ पूछी गई थी। आगे मैं बताऊंगी आपको कि दुष्यंत कुमार से कैसे प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, आपको ये पंक्ति ऐसे ही अपने दिमाग में बिठा देनी है, क्योंकि कई बार कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये साए में धूप इनका एक काव्य संग्रह है, उससे इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। दुष्यंत कुमार, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। 1933 में इनका जन्म हुआ था राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रमुख रचनाएं आप बिल्कुल अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए इनको। देखो, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, बहुत इंपॉर्टेंट है साए में धूप। ठीक है, जलते हुए वन का बसंत, ये इनके क्या हैं, काव्य हैं। एक कंठ विषपाई, ये गीति नाट्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंठ विषपाई, जिसमें ये शिव जी इनका वर्णन किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये क्या है, इनके उपन्यास हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। तो परिमल एक कवियों की संस्था हुआ करती थी, उससे वो जुड़े रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र में भी उन्होंने काम किया है, उसके साथ जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको नोट डाउन करनी है कि जो गज़ल विधा है उसको हिंदी साहित्य में जो है प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये अकेले किसको जाता है, दुष्यंत कुमार को जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो शेर और शायरी की है वो राजनीतिक जमावड़ों और लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। लोग अक्सर उनके जो शेर हैं उनको गाया करते हैं या दोहराया करते हैं। ठीक है, साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। तो मैंने बताया एक कंठ विषपाई, इसको आपको ध्यान रखना है, गीत नाट्य है ये। और आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है कि एक कंठ, एक तो क्वेश्चन बनेगा कि एक कंठ विषपाई किसकी रचना है। दूसरा ये बन सकता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये गीत नाट्य आपकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। किससे ली गई है, साए में धूप। ये भी जो साए में धूप जो इनका गज़ल का संग्रह है उससे लिए गए हैं। कुछ गज़ल्स जो आगे हम देखेंगे। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है।
इसीलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है, यानी कि गज़लों का कोई पर्टिकुलर शीर्षक नहीं होते हैं। जैसे पाठ के नाम होते हैं ना, कवियों ने जो अपने गद्य रचनाएँ या पद्य रचनाएँ की होती हैं, उनके कुछ पाठ के मतलब कविताओं के नाम दिए रहते हैं, लेकिन गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता है, अनिवार्य नहीं है उसमें, तो इसलिए उसको हम गज़ल के रूप में ही वो दर्शाते हैं। ठीक है, गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद की सभी शेरों उसके बाद के सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनः स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सी वो गज़लें हैं। ये देखिए, अब यहाँ से आपके एलटी का, अगर आपके पास मैंने बताया ना कि प्रश्न पत्र हो, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और उसमें दो पंक्तियाँ मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि कौन सी थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो ये वाली पंक्ति थी, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और यहाँ पे जो गज़ल दी हुई है, तो आपसे दुष्यंत कुमार की जो गज़लें हैं वो आपसे इसी तरह से पूछ ली जा सकती। देखो, ये जो गज़ल है ना, इसको पढ़ के ही आपको सीधे से लग रहा होगा कि उन्होंने समाज के जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक जो नेता वगैरह होते हैं ना, तो उन पर उन्होंने डायरेक्ट इस जो उनके जो वादे जो करते हैं और बाद में उन्हें निभाते नहीं हैं, तो उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है। तो कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक के लिए, यानी कि जब चुनावी घोषणाएं कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि हर घर में हम क्या करेंगे, दीप जलाएंगे, यानी चिराग करेंगे, बिजली देंगे, इस तरह से करते हैं ना घोषणाएं। और कह रहे हैं कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और कहाँ चिराग, यानी कि कहाँ वादे किए थे कि हर एक घर में रोशनी होगी, लेकिन कहाँ एक शहर में भी रोशनी नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं, ये मतलब उन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की जो स्थिति है, या राजनेता जो वायदे करते हैं उनकी स्थिति को यहाँ पे बताया है और उस पर कटाक्ष किया है। ठीक है, देखो दूसरा है यहाँ पे, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो यहाँ भी इस प्रकार से इन्होंने कहा है। आप ये गज़लें इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए या ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कोई सी भी गज़ल आपके पास पूछ ली जा सकती है ना। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। देखो यहाँ पे मतलब गरीब, जो समाज का गरीब तबका है, उसके प्रति उन्होंने उनकी भावनाओं को या उनके वेशभूषा को उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है कि उनकी मजबूरियाँ क्या होती हैं, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है। ठीक है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है इस नज़र के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं मुतमईन वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो ये भी आप। इसके बाद देखिए लास्ट गज़ल है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ गज़लें थी दुष्यंत कुमार जी की, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी जो जो शब्दावली है उस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार आपसे शब्द के जो अर्थ हैं वो पूछ लिए जाते हैं। देखो, मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध होना। ठीक है, दरख्त मतलब पेड़, मुतमईन का मतलब होता है इत्मीनान से या आश्वस्त, बेकरार मतलब बेचैन या आतुर, निज़ाम का मतलब क्या होता है राज या शासन,
एहतियात का मतलब होता है सावधानी, कहते हैं ना एहतियात बरतनी चाहिए। तो सावधानी इसका मतलब है, मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको पेपर देने में एहतियात बरतनी चाहिए, यानी कि सावधानी से आपको पेपर देना चाहिए, ठीक है। बहर मतलब छंद और असर मतलब प्रभाव। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दुष्यंत कुमार जी को लेकर के छोटा सा टॉपिक, और इससे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई, और आप लोग इनको अगर ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, केवल नोट डाउन नहीं करने हैं, उनको याद भी करना है, याद भी रखना है। तो एक क्वेश्चन अगर यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप लोग उसे सही करके आएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, और कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने बताया था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति जैसे दुष्यंत कुमार का नाम आपके अगर सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम लिखा हो। यानी कि अब जैसे मान लो छायावाद दिया हुआ है, तो अगर छायावाद उन्होंने वहाँ पर पाठ्यक्रम में दिया है, और मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, हालांकि छायावाद के सभी कवियों का वहाँ पे नाम दिया हुआ है, और मान लो छायावाद केवल उन्होंने लिखा है कि छायावाद आपसे पूछा जाएगा, तो क्या छायावाद के अंदर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत यही आते हैं? इसके अलावा भी तो कुछ और कवि हुए होंगे ना। तो हमें ऐसा देखना है कि छायावाद अगर दिया हुआ है तो छायावाद के अंदर जितने भी फेमस कवि हुए हैं उनको हमें पढ़ना है, उनकी रचनाओं को हमें ध्यान रखना है। तो कोई सा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नहीं देखना है कि केवल जो सिलेबस में नाम दिए हुए हैं हमें वही पढ़ने, थोड़ा बहुत उससे अगर जैसे प्रगतिवाद है तो प्रगतिवाद के सारे कवि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर कोई फिर भी आपका डाउट रह गया हो तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।